पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। गंगा सागर जा रहे साधुओं को निर्वस्त्र कर पीटा गया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया है ये वीडियो। पुलिस ने 12 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है आक्रोशित भीड़ भगवा कपड़े पहने साधु को बाल पकड़कर खींच रही है। साधु को निर्वस्त्र कर डंडों से पीटा जा रहा है। साधु रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं है। आक्रोशित भीड़ उसे लगातार पीटती रहती है। कुछ लोग एक अकेले साधु के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर रहे हैं। कुछ मोबाइल फोन में वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोग तमाशबीन बने हुए हैं। फिर भीड़ एक और भगवा कपड़े पहने शख्स पर टूट पड़ती है। भीड़ उसके भी कपड़े फाड़ कर पिटाई शुरू कर देती है। बताया जा रहा है कि ये साधु रांची से गंगा सागर जा रहे थे। साधुओं के धार्मिक नारे लगाने से कुछ स्थानीय लोग नाराज हो गए, जिसके बाद लोगों के हुजूम ने साधुओं पर हमला कर दिया। पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई का वीडियो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ट्वीट कर कहा कि ममता राज में हिंदू होने की सजा मिल रही है। साधुओं पर पालघर जैसा हमला हुआ है। और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई पर अनुराग ठाकुर हमलावर। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। साधुओं के साथ मारपीट की जा रही है। राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। पुरुलिया में गंगा सागर जा रहे साधुओं को भीड़ ने पीटा। साधुओं के साथ पिटाई मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 का नजारा देखने मिला। जिस प्रकार से साधु संतों को पीटा गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साधुओं की पिटाई पर बंगाल सरकार पर हमलावर हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। इससे पहले बंगाल बीजेपी के सीनियर नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता का शासन शाहजहां शेख जैसे आतंकवादियों को बचाता है, जबकि साधुओं को क्रूर भीड़ का सामना करना पड़ता है। साधुओं की बेरहमी से पिटाई बंगाल में हिंदुओं से जुड़ा ये एक विकट सच है। पुरुलिया की घटना पर बीजेपी टीएमसी में जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदू विरोधी है ममता सरकार। टीएमसी का जवाब, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये अमित मालवीय कौन है? ये बीजेपी का आईटी सेल का चीफ है और बंगाल का को इंचार्ज है। हमने इनको देखा था 2021 असेंबली चुनाव को पहले 7 स्टार होटल में बैठे बैठे फॉल्स र्यूमर स्प्रेड किए थे सोशल मीडिया में। हमने देखा था दूसरा स्टेट का कोई इंसिडेंट को लेके वो बंगाल का स्टेट का इंसिडेंट बोल के ये पब्लिसिटी करने का प्रयास भी किया था। इधर बंगाल में साधुओं पर हमले पर बोले पुरुलिया के एसपी, गलतफहमी की वजह से साधुओं की पिटाई की गई। एसपी अभिजीत बनर्जी का यह बयान, भाषा न समझने की वजह से साधुओं पर हमला किया गया। पुलिस ने साधुओं की इस दौरान मदद की। अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन ट्राई किया। तो लोकल पब्लिक आ गए और उनको घेर के गोरांडी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैन हैंडल किया। पुलिस का पास जब खबर आया, पुलिस इमीडिएटली रश टू द स्पॉट एंड इवैक्यूएटेड द साधुस। कुछ लोगों को पीछे में ले रहा है, पुलिस कस्टडी में ले रहा है, पुलिस रिमांड में। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर। और आज से बीजेपी के नमो नव मतदाता सम्मेलन का आगाज हो रहा है। जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में कर रहे हैं शुरुआत। सम्मेलन का मकसद 1 करोड़ से ज्यादा नए वोटर से जुड़ना है। 24 जनवरी सम्मेलन को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए आज से नमो नव मतदाता सम्मेलन कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
दिल्ली के पार्टी केंद्रीय मुख्यालय में सम्मेलन का आगाज कर रहे हैं। सम्मेलन में करीब 50 लाख नए मतदाताओं के स्वागत की तैयारी है। 25 जनवरी को पीएम मोदी नव मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पहली बार वोट देने जा रहे 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी युवा मोर्चा इस अभियान की बड़े पैमाने पर शुरुआत कर रही है। पार्टी की देश भर में 5000 से ज्यादा नव मतदाता सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी है। इसके तहत बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 2 अभियान चलाएगी, जिसका मकसद विधानसभा क्षेत्र के 1000 से ज्यादा पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं तक पहुंचना है। पीएम मोदी सम्मेलन में 25 जनवरी को करीब 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर से वर्चुअली जुड़ेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग और किशन रेड्डी भी इस युवा संवाद कार्यक्रम में नए मतदाताओं के बीच अपने विचार रखेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया है और 18 जनवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया है। ईडी ने सीएम को मामले में 18 जनवरी को पेश होने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले भी उन्हें 3 बार सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुला चुका है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने 3 जनवरी को तीसरी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। उनके ईडी के सामने पेश न होने को लेकर बीजेपी ने हमला किया है। केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। इसका मतलब साफ है कि पहले समन पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में मैं बिजी हूं, वहां पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूं और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। यदि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो आपकी साथी कांग्रेस क्यों कहती है शराब घोटाला हुआ और केजरीवाल भ्रष्ट है। वहीं ईडी के सम्मन पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूछताछ केवल बहाना है। ईडी हमारे नेता को गिरफ्तार करना चाहती है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा से पहले कांग्रेस ने गाना भी रिलीज कर दिया है। गाना के जरिए कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा गया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गाना रिलीज कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नई यात्रा का आगाज कल 14 जनवरी से होने जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इस गाने को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कांग्रेस ने इस गाने में बेरोजगारी के साथ कई मुद्दों को उठाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली ये यात्रा 14 राज्य के 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी पैदल और बस से 6200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। अब तो लेके रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या के सरयू घाट पर टीवी 9 का भव्य मंच सज चुका है। प्राण प्रतिष्ठा पर जारी राजनीति पर अयोध्या के युवाओं का क्या कहना है, टीवी 9 संवाददाता सुरभि शर्मा ने जानने की कोशिश की। जब प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख हमारे सामने है, उससे पहले की जा रही राजनीति पर आप युवा वर्ग क्या सोचते हैं? ये राम जन्मभूमि है जो कि पहले से ही राम की थी। सबसे पहली बात तो ये कि राम जी यहाँ पे आए नहीं हैं, राम जी यहाँ पहले से ही थे। कुछ और लोग आके ज़बरदस्ती कब्जा किए थे, जिसको हम लोग को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और रही बात उनकी जो इस चीज़ का बुरा मानते हैं, जैसे कि हमारे राहुल जी, तो उनके लिए भी उनको भी बुलाया गया है, इनवाइट किया गया, उन्होंने ठुकरा दिया। क्या आपको लगता है राजनीति की जाने भी ठीक है? क्योंकि सवाल जब उठ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है इन चीज़ों पे राजनीति का मुद्दा लाने का। ये तो धर्म की बात है, अपने अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। 22 तारीख में यहाँ पर गैर मौजूदगी क्यों सवालों के घेरे में उठती जा रही है? देखिए, असल में देखिए ये अयोध्या है, यहाँ तो राजनीति हमेशा से होती चली आई है और ये 22 तारीख को होना भी एक वही है कि समझ लीजिए कि राजनीति के गढ़ रहा है अयोध्या। यहीं से लोगों की सत्ता भी मिलती है और यहीं से लोगों की सत्ता भी जाती है।
इधर अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने TV9 से खास बातचीत की और अयोध्या में हो रहे कायाकल्प के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या आने वाले हर राम भक्त को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। को दिखाने के लिए गिरीश जी बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम लोग लता मंगेशकर चौक पर हैं। मैंने इस चौक की वो तस्वीर भी देखी है जब घंटों घंटों यहाँ जाम लगा रहता था। कितनी बदल रही है अयोध्या, कितनी बदल रही है और कितनी बदलेगी, और क्या क्या कुछ हो रहा है अयोध्या में, जरा देखिए। अयोध्या अपने दिव्यतम स्वरूप की ओर अग्रसर है। वो जो अयोध्या का सौंदर्य होना चाहिए था, वो जितनी शोभाएं होनी चाहिए थी, वो जितना सौंदर्य होना चाहिए था, वो आज सब अयोध्या में विद्यमान है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, पौराणिक चिन्हों से युक्त हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उस पर इस तरह की पौराणिकता, इस तरह के चिन्ह उस पर अंकित किए जा रहे हैं ताकि उसकी एक पौराणिकता सुरक्षित रहे, एक फील आए, एक राम की नगरी की फील आए। लोग अयोध्या में आए तो राममय होकर जाए। कैमरे से दिखाइए, हम राम की पैड़ी को दिखा रहे हैं। लता मंगेशकर चौक क्या सोचा गया, कैसे थीम डिसाइड किया गया, कैसे बदला गया, कैसे बदल रहा है? देखिए, ये सोचा गया कि एक तो लोगों का आवागमन सुरक्षित और सुगम हो जाए। दूसरे, आवागमन करते करते उनको इस तरह की धार्मिक व्यवस्थाएं दी जाएं कि वह भगवान की संस्कृति से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी लीलाओं से परिचित होते जाएं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर TV9 की महाकवरेज जारी है। अयोध्या के कायाकल्प से संत समाज भी बेहद खुश है। TV9 की हाईटेक बस अयोध्या में, देखिए विपिन चौबे की यहीं से एक खास रिपोर्ट। आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, राम आएंगे तो घर को सजाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खोल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, जाग जाएंगे, राम आएंगे। ये जो है मम धामदा पुरी सुख पावन, इसका अर्थ यही है, मम धामदा मतलब मेरे धाम को देने वाली ये पुरी है, ये अयोध्यापुरी है। मोदी जी के जोगी के ऊपर प्रताप छाया हुआ है। वो मनुष्य रूप में जैसे भगवान का जन्म हुआ था, विप्रधेन सुसंत लीन मनुज अवतार, इसी माफिक संतों के आशीर्वाद से मोदी जी का, जोगी जी का जन्म हुआ। और राम मंदिर पर लालकृष्ण आडवाणी का लेख, राम मंदिर नियति ने तय किया। आडवाणी ने ये लिखा है, राम ने जीर्णोद्धार के लिए अनन्य भक्त को चुना। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मोदी हर भारतीय के प्रतिनिधि, रथ यात्रा के निमेरे जीवन को प्रभावित किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक पत्रिका के लिए लिखे लेख में राम मंदिर और पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने 33 साल पहले ही अपने अनन्य भक्त को मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। उनके मुताबिक 33 साल पहले ही नियति ने तय कर लिया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। भगवान राम ने अपने अनन्य भक्त को उस समय ही मंदिर जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या से देश के हर एक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत लोग मंदिर के प्रति अपनी आस्था को जबरन छिपाकर जी रहे थे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ लोगों की दबी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। आडवाणी के लेख का शीर्षक है, राम मंदिर निर्माण एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति है। लेख के जरिए आडवाणी ने कहा है कि अयोध्या आंदोलन उनकी राजनीतिक यात्रा में सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी। इस यात्रा ने उन्हें भारत को फिर से खोजने और खुद को फिर से समझने का मौका दिया था। रामलला प्राण प्रतिष्ठा न्योता ठुकराने के कांग्रेस के फैसले का उनकी ही पार्टी में विरोध जारी है। आज कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी की प्रशंसा की। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई की प्रमुख प्रतिभा सिंह ने राम मंदिर निर्माण की पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उन्हें और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को एक संयुक्त निमंत्रण मिला है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के बारे में अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस पार्टी का खुलकर विरोध कर चुके कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या में राम मंदिर की पूजा अर्चना की। तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी आरएसएस इवेंट के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना पड़ा है। ये प्रोग्राम क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए
कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं। मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते। प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस दिन उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, उनका और उनकी पार्टी का प्लान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उद्धव ठाकरे 22 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में होंगे। नासिक के कालाराम मंदिर में उद्धव ठाकरे भगवान राम के दर्शन करेंगे और फिर शाम को दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी में आरती करेंगे। उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो अपने कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित करेंगे। शिवसेना नासिक में जाएंगे और नासिक में कालाराम मंदिर जो है वहां जाकर प्रभु रामचंद्र सीता माई का दर्शन करेंगे। हम तो दिल से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति के हाथों करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों हुई थी। उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के तरफ अनुरोध से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हम तो चाहते थे या चाहते हैं आज भी वैसे ही वहां अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान हैं। तीर्थ क्षेत्र के पुजारी पंडित दुर्गा प्रसाद ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया कि केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि 121 आचार्य भी उनके साथ रोज अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तय किया है कि आने वाले दिनों में वो एक तरीके का अनुष्ठान करेंगे 22 तारीख से पहले तक। वो किस तरीके का अनुष्ठान होगा, कैसे होगा, हमारे साथ बात करने के लिए पंडित दुर्गा जी मौजूद हैं। एक बात बताएं, ये क्या होता है? अनुष्ठान शुरुआत करने से पहले अनुष्ठान के बड़े नियम होते हैं। यजमान सपत्नीक या यजमान जो भी होता है उनको दशविधि स्नान, और जैसे हम लोग ब्रह्मचर्य जैसे जीते हैं, बिस्तर में नहीं सोना, नीचे कुशा के आसन में सोना और सात्विक भोजन करना, सात्विक रहना, और ब्रह्मचर्य का जो नियम है उन नियम को यजमान को भी पालन करना होता है और पंडित को भी पालन करना होता है। उसी निमित्त आज से प्रधानमंत्री जी जो है उस अनुष्ठान को प्रारंभ कर दिए हैं, जिसे हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करना। तो इसमें मतलब जो प्रधानमंत्री के पंडित जी होंगे वो भी काम करना शुरू कर दिए जी, क्योंकि जो यजमान को भी करना होता है और ब्राह्मण को भी करना होता है। ये अनुष्ठान का एक अंग है, इसको करना ही करना होता है। केवल यजमान नहीं और केवल ब्राह्मण नहीं, जो आचार्य कराएगा वो भी और जो यजमान है वो भी। और रामलला के लिए गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा दिया तैयार किया गया है। तो वहीं मथुरा की अगरबत्ती को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समय जलाए जाने की मंजूरी मिलने से मथुरावासी खुश हैं। गुजरात के वडोदरा में भगवान राम के लिए 1100 किलो का एक पंचधातु दिया तैयार किया गया है। एक बार इस दिए को जलाया जाए तो ये करीब 2.5 महीने तक जलता रहेगा। इस दिए में 501 किलो घी डाला जा सकता है और इसे जलाने के लिए 15 किलो रुई की जोत इसमें लगानी होगी। अब इस दिए को बनाने में समय कितना लगा ये भी जान लीजिए। ये हमने जो नीचे का है एसएस का है और एमएस का है, ऊपर का जो पूरा पीतल और ब्रास का बनाया हुआ है। कितने दिन पंचमुखी दिया है। कितना दिन लगा आपको बनाने इसमें बनाने में मेरे को एक महीना लग गया। 24 घंटे काम किया 10 कारीगरों ने। वहीं मथुरा में इन दिनों जश्न का माहौल है। जगह जगह भगवान राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल मथुरा की दीनदयाल गौशाला कमेटी की बनाई अगरबत्ती को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जलाए जाने को मंजूरी मिली है। इस खबर के सामने आने के बाद से पूरे शहर में लोग खुशी में नाच रहे हैं। 16 जनवरी को यह अगरबत्ती मथुरा से अयोध्या भेजी जानी है। अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यूपी की जेलों में भी कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यूपी की अलग अलग जेलों में बंद कैदी दिए और राम पताका तैयार कर रहे हैं। कन्नौज, कानपुर, आजमगढ़ की जेलों में अब तक लाखों दिए और राम पताकाएं तैयार की जा चुकी हैं। तो वहीं नोएडा की जेल में तैयार किए जा रहे LED दियों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नोएडा की जेल में LED दिए बनाए जा रहे हैं। उसमें आप 4 बूंद पानी की डालेंगे और वो दिए जल जाएगा, इस तरह की। और आजमगढ़ में भी लाखों की संख्या में दिए बन रहे हैं अयोध्या के लिए। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के मद्देनजर जेलों में सुंदरकांड की किताबें भी बांटी जा रही है।
जेल में बंद कैदियों के लिए राम मंदिर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही यूपी के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि विपक्ष पहले राम मंदिर की तारीख बीजेपी से पूछता था और अब तारीख आ गई है तो उन्होंने कार्यक्रम के न्योते को ठुकरा दिया। भाजपा के विषय में कहते थे कि भाजपा मंदिर बनाएगी, तारीख नहीं बताएगी। अब तारीख भी है, मंदिर भी बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। अब एक अलग तरीका उन्होंने खोजा है। नागपुर के एक इंजीनियर की पूरे देश में चर्चा हो रही है और ये चर्चा उनके एक ऐसे काम को लेकर हो रही है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कुछ ही दिन बाकी हैं। पूरे देश में इस समारोह को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर में एक सिविल इंजीनियर ने अयोध्या के राम मंदिर जैसा एक मंदिर अपने घर पर ही बनाकर तैयार कर लिया है। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की 11 फीट की प्रतिकृति बनाई है। नेट पर जो पर्सपेक्टिव्स जो अपने को मिलते हैं देखने के लिए, वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मैंने निकाले। फिर एज अ सिविल इंजीनियर मैंने उसका स्टडी किया और फिर मंदिर शास्त्र का थोड़ा सा उसको ये लगा के वो मैंने उसका ग्राफिकल ड्राइंग बनाया पहले, और वो ग्राफिकल ड्राइंग बनाने के बाद में फिर उसको मटेरियल क्या यूज़ करने का ये सोचना चालू किया। तो ये प्रोसेस पूरी 1 महीना 1.5 महीना पहले से चालू हो गई थी, यानी दिवाली के पहले से वो चालू हो गई। माटे गांवकर का कहना है कि उनकी पत्नी राम भक्त हैं और अयोध्या आंदोलन के दौरान जेल भी जा चुकी हैं। उन्होंने ये मंदिर भगवान राम के प्रति आस्था को देखते हुए बनाया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे मेहमानों को यादगार उपहार देने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने जा रहे 11,000 मेहमानों को प्रसाद के रूप में राम जन्मभूमि की मिट्टी भेंट में दी जाएगी। खबर है कि नींव की खुदाई के दौरान निकाली गई राम जन्मभूमि की मिट्टी को ही डिब्बों में पैक करके उपहार के रूप में मेहमानों को दिया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी कि प्रसाद के तौर पर राम जन्मभूमि की मिट्टी के अलावा देसी घी से बने 100 ग्राम मोतीचूर के लड्डू भी मेहमानों को दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को जूट के थैले में पैक की गई राम मंदिर की 15 मीटर की तस्वीर भेंट की जाएगी। वहीं कल से अयोध्या नगरी में 9 दिन और 9 रात तक राम नाम का जाप करते हुए महायज्ञ शुरू होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए नेपाल से 21,000 साधु संत अयोध्या पहुंच चुके हैं। उसमें 1008 शिवलिंग की स्थापना होगी और 9 दिन 9 रात रातों दिन अभिषेक के साथ सीताराम नाम का जाप 21,000 नाम जापों द्वारा होगा। ये जो आप बड़े जगशाला देख रहे हैं, इसमें 100 कुंड में 1100 दंपति 9 दिन वाल्मीकि रामायण के श्लोकों द्वारा राम मंत्र से हवन हुई। और 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान कटरा के माता वैष्णो देवी के दरबार में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशाल भगवती जागरण के साथ सामूहिक यात्रा निकाली जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। उससे पहले पूरा देश राममय हो गया है। देश भर के मंदिरों को सजाया जा रहा है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर प्रांगण को भी 22 जनवरी के दिन फूलों से सजाया जाएगा, दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उस दिन विशाल भगवती जागरण कराने और माता वैष्णो देवी दरबार की सामूहिक यात्रा आयोजित करने का फैसला किया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य पुजारी श्री सुदर्शन जी महाराज को भी न्योता मिला है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब 11 दिन रह गए। आप तैयारी कीजिए अपने घर को सजाने की, अपने शहर को सजाने की, अपने देश को सजाने की और उससे भी ज्यादा अपने मन को सजाने की। हम उस युग के साक्षी बनने जा रहे हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम त्रेता युग की जात जो है आज कल युग में हमें दर्शन होंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी ने मुंबई को देश के सबसे बड़े समुद्री पुल की सौगात दी है, लेकिन पुल के उद्घाटन के साथ ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। साउथ मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले इस ब्रिज से 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये 6 लेन का ट्रांस हार्बर पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। इसमें 16.5 किलोमीटर लंबा सी लिंक है। इस ब्रिज के शुरू होने से मुंबई और पुणे के बीच का सफर भी छोटा हो गया। यही तो अटल सेतु का संदेश है। मेरे परिवारजनों, बीते 10 वर्षों में भारत बदल गया है। इसकी चर्चा खूब होती है। बदले हुए भारत की तस्वीर तब और साफ हो जाती है जब हम 10 वर्ष के पहले भारत को याद करते हैं। 10 साल पहले
हजारों लाखों करोड़ रुपए के मेगा स्कैम्स की चर्चा होती, आज हजारों करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के पूरे होने की चर्चा होती। 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल को अटल सेतु नाम दिया गया है, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री को ये मालूम है कि नहीं मालूम, सिर्फ एक टनल बनाने का मतलब विकसित देश नहीं होता है, डेवलप्ड देश नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में हुए कथित महादेव ऐप केस में ईडी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल कोर्ट ने दोनों को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया। छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप केस में ईडी ने नितेश टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में पेश किया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने दोनों को 5 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन सिर्फ 5 दिनों की रिमांड दी गई। दोनों आरोपियों को 17 जनवरी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने अपनी दायर चार्जशीट शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास को आरोपी बनाया है। ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे के मुताबिक कहा है कि इन दोनों का नाम जांच में सामने आने के बाद इन्हें पकड़ा गया। अमित ईडी की चार्जशीट में आरोप बनाए गए अनिल अग्रवाल का भाई है। दूसरे आरोपी नितेश टिब्रेवाल ने पैसों की लेयरिंग करने वाले विकास छापरिया के साथ कंपनी बना रखी थी। महादेव सट्टा ऐप के प्रमुख प्रमोटर्स में से एक रवि उप्पल दुबई में हिरासत में है। स्पेशल कोर्ट ने दुबई की अदालत को प्रत्यर्पण के लिए याचिका दायर की है। मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नाम आने के बाद उन्होंने कहा था कि यह राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 6 महीने के एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में बच्चे की मौत हो गई। भोपाल के मीनार इलाके में लोगों में गम और गुस्से का माहौल है। पूरे इलाके में मौत का मातम पसरा है। आवारा कुत्तों ने 6 महीने के एक बच्चे पर हमला कर उसकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता काम पर गए थे और उसकी मां घर में काम में फंसी थी। इसी दौरान बच्चे को अकेला देखकर आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और उसे घसीट कर ले गए। लोगों को जब तक पता चला, आवारा कुत्ते बच्चे का एक हाथ ही खा गए। बच्चे के शरीर पर कुत्तों के दांतों के कई निशान मिले। गंभीर रूप से घायल होने पर बच्चे की मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से बच्चे के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता दी गई है। आवारा कुत्तों ने इस इलाके में आतंक मचा रखा है। आए दिन आवारा कुत्ते किसी न किसी पर हमला कर देते हैं। कुत्ते के आतंक को देखते हुए कलेक्टर ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का निर्देश भी जारी किया है। कलेक्टर के आदेश के बाद नगर निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया है। हालांकि कुछ लोग नगर निगम की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पेट लवर्स और आम लोगों के बीच बहस भी देखने को मिली।